नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00344। दर्शकों, आपको बता दें कि आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आज कोविड-19 JN.1 संक्रमण से बचाव के बारे में। साथ ही साथ दूसरा विषय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही चर्चित है, ChatGPT पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें सबसे पहले कि हम दिन की शुरुआत करते हैं तिथि से। तो आइए नज़र डाल लेते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 महापौष है, कृष्ण पक्ष द्वितीया है, 28 दिसंबर 2023 तिथि है और दिन है गुरुवार। तो दर्शकों, ये तो थी तिथि आज की। इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आइए नज़र डाल लेते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1659 में भारत में मराठों ने कोल्हापुर की लड़ाई में आदिल शाही सेना को हराया। वहीं 1885 में एलन एक्टिवियन ह्यूमन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पार्टी एक राष्ट्रवादी आंदोलन थी जिसने अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद यह एक राजनीतिक पार्टी में बदल गई। वहीं 1995 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम रॉन्गटन ने एक नए प्रकार के विकिरण के खोज के बारे में पेपर प्रकाशित किया, जिसे बाद में एक्सरे के नाम से जाना गया। वही 1913 में आम आदमी पार्टी आपने एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में दिल्ली में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। वही 1932 में धीरूभाई अंबानी भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक बने। ये तो थी कुछ बातें इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और हम एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार सेगमेंट में। सत्य स्वयं के लिए, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सभी के लिए रखना चाहिए। और वाकई में ये अनमोल वचन है, जीवन के मूल्य मंत्र हैं। जो सत्य होता है वो हमें अपने आप के लिए रखना चाहिए, प्रेम हमेशा दूसरों को बांटना चाहिए और करुणा हमें सबके प्रति रखना चाहिए। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं कोविड-19 JN.1 संक्रमण से बचाव के बारे में। हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, जो कि CMH भोपाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ छाती रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित तोमर जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कोविड संक्रमण फिर से बहुत ज़्यादा फैल चुका है। प्रभाकर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना संक्रमण फैल चुका है कोविड-19 JN.1 का। देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो लगभग 4 साल पहले पहली बार हम लोगों ने कोविड का नाम सुना था। उसके बाद फिर इसकी कई वेव्स, कई लहरें हम लोगों ने देखी। इसका एक पीक देखा जब अधिकतर लोगों को कोविड हुआ और जो उसके बाद फिर धीरे धीरे कोविड का संक्रमण तो रहा पर उसकी जो सीवियरिटी है वो घटती चली गई। इस बीच में कई वेरिएंट आए और जिनकी सबकी इन्फेक्टिविटी और सीवियरिटी अलग अलग थी। इस बीच में हम लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन भी किया। कोविड वैक्सीनेशन के कारण भी जो डिजीज़ सीवियरिटी है उस पर काबू पाने पे हम लोगों को मदद मिली। अब अगर मोटे तौर पर देखें तो हमारी अधिकतर ऐसी पॉपुलेशन है जो कोविड वैक्सीनेटेड है और इसलिए वो रिलेटिवली सेफ़ है। रही बात इसकी कि जो अभी नया वेरिएंट आया है, अगर हम भोपाल की बात करें तो अभी भोपाल में सिर्फ 4 केसेस इसके नज़र आए हैं और जांच हमारी लगातार जारी है। और भोपाल में जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की जांच और अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी हमारे यहाँ पर अब हमारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का जो भोपाल कैंपस है वही करने लगा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी कोविड संक्रमण तो है पर जो अभी नोन केसेस हैं वो रिलेटिवली अभी बहुत ही कम है और उससे ऐसा लगता है कि अभी संक्रमण इतना तेज़ी से नहीं फैल रहा है।
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि घबराने की इतनी स्थिति नहीं है। सर अंकित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 JN.1 और जो कोविड पहले आया था उसमें क्या अंतर है? ये जो नया वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन का ही डिसेंडेंट्स लाइन से है। इसमें एक थोड़ा छोटा सा म्यूटेशन के बाद, स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन के बाद ये नया वेरिएंट आया है। इस वेरिएंट से डिफरेंस ये है कि पिछले वेरिएंट से कंपेयर करें तो इस वेरिएंट में जो स्पाइक प्रोटीन है जो हमारी ह्यूमन सेल में अटैच करने में हेल्प करता है वायरस को, उससे रिलेशन रहता है। तो इस कारण से अभी नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब वायरस थोड़ा सा ह्यूमन सेल्स में इन्वेट कर पा रहा है। बट इन जो हमारे करंट इम्यूनिटी है, जो हम कह सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी है, जो कि प्रीवियस वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुई है, तो वो इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट प्रॉपर वर्क कर रही है। इस कारण से जो केसेस देखने को मिल रहे हैं माइल्ड केसेस हैं। तो इस हमको इस जो वेरिएंट है ऐसे थोड़े केसेस बड़े हैं, बट सीवियरिटी इतनी देखने को नहीं मिली। तो इसके लिए ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले वेव्स में हमने फॉलो किए थे सैनिटाइजर एंड डिस्टेंसिंग, वो फॉलो करने से ये वेव भी ऐसे ही जा सकती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रभाकर सर, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अब न्यू ईयर बहुत करीब है और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और काफ़ी सारी गेट टुगेदर्स भी प्लान हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कोविड का। तो किस प्रकार से लोगों को अपना प्रिकॉशन खुद का स्वयं का लेना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, और मेडिकल फील्ड में और आप लोग भी हमेशा से बताते रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए अपनी तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी जी। और आपने पहले भी कोविड में देखा होगा कि कोविड आम तौर पर सीवियरली अटैक उन्हीं को करता है जो पहले से हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जो एक्सट्रीमा फेजेस है। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो ऐसे लोग जिनको पहले से रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं या एक्सट्रीम यार ऑफ एजेस में, यानी हमारे सीनियर सिटीजन्स हो गए, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो इम्यूनो कंप्रेसिव ड्रग्स में हैं, या कैंसर के पेशेंट्स दो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट जो डायलिसिस में हैं, तो ऐसे लोग, इवन हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही रिलेटिवली कम है, उनको स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भीड़ भाड़ में होती है, आमतौर पर आपने अभी क्रिसमस देखा, उसके बाद न्यू ईयर के सेलिब्रेशन अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर जो हम पहले भी कहते थे कि मास्क न केवल कोविड बल्कि दूसरी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड और जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, यानी कि हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे जो प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं और उन्हीं के थ्रू वायरल डिजीज़ेज और बैक्टीरियल डिजीज़ या जो भी डिजीज़ेज हैं वो फैलती हैं। तो अगर हम मास्क लगाते हैं तो हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर हमें कोई माइनर सिम्टम्स है या हम इन्फेक्ट हो चुके हैं तो वो इन्फेक्शन हम दूसरे को देने से भी बचते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर पहली चीज़ तो यही है कि ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड हैं या जिनकी इम्यूनिटी रिलेटिवली कम है वो भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर जाना बहुत आवश्यक है तो कम से कम जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, यानी कि इसके लिए मास्क, वो मास्क ज़रूर पहने। घर लौटने के बाद, जैसे हम पहले भी कहते थे कि हाथों को, चेहरे को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोएं, जिससे बाहर से अगर कोई आया भी है कोई इन्फेक्टेंट तो उसको हम लोग काबू में रख सकें। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर निश्चित तौर से सावधान रहने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को इस डिजीज़ से बचा सकें। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ जिनकी इम्यूनिटी वीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, सीनियर सिटीज़न है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं जबलपुर से। स्वागत है सर आपका। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि लोग अधिकतर बाहर का खान पान खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो उससे उनको क्या है कि कुछ गलत प्रभाव पड़ता है और बीमारी जल्दी पकड़ सकती हैं क्या? तो उसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और कौन सा पौष्टिक आहार लेना चाहिए इसके बदले में? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो लोग बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं और बाहर का खाना खाना उनकी मजबूरी है, तो क्या इन्फेक्शन उनको जल्दी पकड़ता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, बाहर का खाना अगर हम कहें तो हमेशा से हम कहते रहे हैं कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित खाने का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जितना हो सके हम उसे घर में या सुरक्षित ढंग से बना हुआ खाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर अगर कोई खाना बन रहा है तो वो बाहर का खाना एकदम ख़राब हो या अनहाइजीनिक कंडीशन में ना बना हो। आपने देखा होगा कि हम ये ज़रूर देख लें कि जहाँ पर भी खाना बन रहा है, जहाँ पे खाना स्टोर किया जा रहा है, पहली चीज़ तो वो हाइजीनिक कंडीशन में बना हो। आपने देखा होगा कि आजकल जो रेस्टोरेंट्स हैं वो FSSAI जो है उनका एक सर्टिफिकेशन भी करता है। जी सर। तो अगर वो सर्टिफाइड हो तो और भी अच्छा है। और दूसरी चीज़ रही बात बाहर का खाना अच्छा है या घर का खाना, तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि घर का खाने से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मजबूरी है, आप बाहर खाने से नहीं बच सकते, तो ये ज़रूर देखें कि वो डाइट बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं हो कि आजकल बहुत सारे फास्ट फूड हैं, केवल फास्ट फूड से हम पेट ना भरें, एक बैलेंस्ड डाइट लें और उन्हीं जगहों पर खाना खाएं जहां पर हमें भरोसा है कि यहाँ पर सही पदार्थ का उपयोग हो रहा है और जो भोजन बनाया जा रहा है हाइजीनिक कंडीशन में प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से कुक किया जा रहा है। बिल्कुल, बैलेंस डाइट सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभाकर सर ने बहुत अच्छे से बताया। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, आशीष जी हैं। स्वागत है सर आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कोविड के दौरान जो टीके लगे थे उनको लेकर जो भ्रम पैदा हो रहा है कि वो आप ज़्यादा अपने को इम्यूनिटी बढ़ाने में नाकाम हो रहे हैं उनसे और बीमारी फैलेंगी। जी, आपका प्रश्न एक बार फिर से पूछ पाएंगे? प्रश्न ये है मेरा कि पिछले बार 2 टीके लगाए गए थे कोरोना टीके की बात कर रहे हैं सर कि वो लोग कितने रिस्क पे है, कितना उनको भी क्या डर है? जी देखिए, अभी तक जो भी एडवाइजरी जारी की गई है WHO या CDC, हम ये जो वेरिएंट है एक्चुअली सितंबर से प्रिवेल कर रहा है। फर्स्ट केसेस आपके अमेरिका में केसेस देखे गए हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 30% यही सर्कुलेशन में है। अब तक के जो भी डाटाज आए हैं सामने, जो भी चीज़ें आई हैं, उसमें देखा गया है कि इट्स ए वायरस फॉर इंटरेस्ट नॉट अ कंसर्न। मतलब इंटरेस्ट इन अ सेंस कि इससे केसेस ज़रूर बढ़े हैं बट सीवियर डिसीज़ नहीं देखी है। जब तक ये कंसर्न केसेस मतलब सीवियरिटी केसेस में नहीं देखी गई है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है पहले से डेवलप हर्ड इम्यूनिटी, जिसमें बोथ हमारे प्रीवियस इन्फेक्शन एज वेल एज हमारे जो वैक्सीनेशन है उसने काम किया है। तो जो हमारी वैक्सीन इंजीनियस वैक्सीन जो लगी थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये दोनों साथ साथ जो हमारे प्रीवियस वेव्स में जिनको इन्फेक्शंस हुए हैं, तो उसके कारण जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो इस वायरस के अगेंस्ट अभी हमको अच्छे प्रोटेक्शन देगी। और अभी तक ऐसा कोई स्टडीज़ या किसी उसमें डाटा में नहीं शो किया गया है कि हमको अगेन बूस्टर डोजेस की उतनी रिक्वायरमेंट है। तो इस बात के लिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारा जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट कम हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, केसेस क्योंकि म्यूटेशन के कारण बढ़ सकते हैं बट अभी तक सीवियरिटी देखने को नहीं मिली है। तो हमको अपने वैक्सीन जो हैं उस पर वी कैन रिलाई। जी सर, इसको मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो वैक्सीन इफेक्टिव है, हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो वैक्सीन है वो हमें इन्फेक्शन होने से नहीं बचाती, उसकी सीवियरिटी को कम करती है। तो हमें इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है तो हमें इन्फेक्ट भी नहीं होंगे। तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो भी है, ऐसा नहीं है कि हमारा उच्छृंखल बिहेवियर हो जाए, नंबर 1। दूसरी जो चिंता है उनकी कि इस वैक्सीन का कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये पूरे टेस्टिंग के बाद वैक्सीन जारी की गई थी और इस वैक्सीन का कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वैक्सीन के कारण हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, और दूसरी चीज़ कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो भी हम इन्फेक्ट होंगे बट हमारी जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो उतनी नहीं होगी जितनी अनवैक्सीनेटेड लोगों में हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया डॉक्टर प्रभाकर जी आपने। दर्शकों, आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी सीवियरिटी को ये कम करता है। आपको बचाव तो नहीं पूरी तरीके से करेगा लेकिन उतना ज़्यादा खतरनाक कोविड आपके शरीर पर नहीं एक्टिव हो पाएगा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं क्योंकि ये टेस्टेड है, पूरी तरीके से इसको टेस्ट करके ही लगाया जा रहा है और जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें इतना रिस्क नहीं रहेगा।
सर लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं और लोग समझते हैं कि वायरल इन्फेक्शन ही है, हो सकता है कोविड भी हो, तो क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में और कोविड-19 JN.1 में? देखिए सिम्टम्स इनके जैसे प्रीवियस वेव में हमने देखा था, ऑलमोस्ट वही आइडेंटिकल सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं कि फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होना, थकावट होना, बुखार आना, उल्टियाँ आना, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये वायरल डिसीजेस के ये कोई भी स्ट्रेन्स आए उनके सिम्टम्स मोरलेस यही होते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर जैसे अभी जो वेव चल रही है, सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको आइसोलेशन अपने आप को वैसे ही कर लेना चाहिए, तो ताकि आप अपना मुंह पे मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र करें, ताकि आपके घर के मेंबर्स को और इशू ना हो। तो इससे जब आपको अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगे या आपको ऐसा लगने लगे कि आपको सांस अंदर नहीं जा रही है, तो आपको थोड़ा इसमें एक्टिवली आगे बढ़ के अपना टेस्टिंग वगैरह कराना चाहिए। बिल्कुल। सीवियरिटी कब, कौन सी स्टेज में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए सर? देखिए अगर आपको कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है या पुरानी, जैसे कि सर ने जैसे बताया कि आपको एक्सट्रीम ऑफ एजेस नहीं है या फिर आपको किसी भी तरीके से कोई कीमोथेरेपी, कैंसर ड्रग्स, ट्रांसप्लांट ऑर्गन, ये तो अगर आपको माइल्ड डिसीज़ है, मतलब आपको फीवर हो रहा है, हाथ पांव जकड़न, बुखार, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, अपने आप को मॉनिटरिंग करें। पर जहां आपको लगता है कि आपको सांस फूलने लगी है, आपको सांस लेने में कठिनाई आने लगी है, तो आपको ज़रूर आके डॉक्टर्स को दिखाना है, टेस्टिंग करवाना चाहिए और अप्रोप्रिएट मेडिकेशन स्टार्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल अंकित सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रभाकर सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोग काफ़ी डर जाते हैं कोविड के नाम से, अगर मेंटल इलनेस की बात करें तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इससे डरना चाहिए या इससे हमें लड़ना चाहिए? देखिए, अगर सामने आ गया है तो लड़ना तो ज़रूरी है, बिल्कुल। तो लड़ना तो हमें पड़ेगा ही। पर जैसा दो चीज़ें मैंने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर जी। और दूसरी चीज़, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और रही बात इसकी, सब उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले तो जैसे अगर जहाँ तक हो सके हम भीड़ भाड़ से बचें। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी त्यौहार या नया साल भीड़ के बीच में बिताएं। हम अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में उसको मना सकते हैं। दूसरी एक और ज़रूरी चीज़ मैं ज़रूर लोगों के ध्यान में रखना चाहता हूँ कि हमेशा सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आम तौर पर ये होता है, अरे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, मैं ये दवा ले लेता हूँ, ठीक हो जाऊँगा। आप याद रखिए कि कोई भी ऐसी ड्रग या कोई भी ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन नहीं होता जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसलिए हमेशा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दवा लेने की ज़रूरत है, आप देखेंगे आजकल हमारे शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, संजीवनी क्लिनिक्स, अर्बन और रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल्स, ये सब खुले हुए हैं। और अब तो ऐसी स्थिति है, सरकार ने इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं कि 2 से 3 किलोमीटर और बहुत से ज़्यादा 5 किलोमीटर के अंदर आपको कोई ना कोई हमारा सेंटर ज़रूर मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप जानते हैं कि आम तौर पर हर एक फैमिली में एक कोई फैमिली फिजिशियन होता है जो उनका नोन होता है, जिसको उस फैमिली के बारे में सब कुछ मालूम रहता है, आप उनकी सलाह ले लें। तो मेरी ये ज़रूर निवेदन भी रहेगा, सलाह भी रहेगी कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी तकलीफ़ हो रही है, जैसे ही आपको ये लगता है, और विशेषकर जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अधिक रिस्क पे हैं, तो जैसे ही ऐसा लगता है कि उनमें कोई अनटूवर्ड चेंजेस देखने को मिले हैं, तो वो तुरंत अपने फिजिशियन से या नियरेस्ट जो भी हमारा हेल्थ सेंटर है उससे संपर्क में आए। और इसके साथ ही साथ जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम लोग भी एक IHIP पोर्टल है जो प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम लोग जितने भी ILI यानी कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस हैं और जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका सर्विलेंस कर रहे हैं, दोनों चीज़ों के लिए कि क्या नंबर में कोई अनयूजुअल इंक्रीज़ हो रहा है या उनकी सीवियरिटी में कोई इंक्रीज़ हो रहा है। तो सरकार लगातार नज़र रखे हुए है, लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है कि अगर कभी ये नंबर बढ़ता है या सीवियरिटी बढ़ती है तो हम लोगों को उचित उपचार उपलब्ध करा सकें। तो आपका जो सवाल है उसका एक लाइन का आंसर यही रहेगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पर
अपने लिए, अपने परिवार के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। सर बहुत अच्छा संदेश है कि डरिए मत, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन भी मत करिए, सारे प्रिकॉशन लीजिए, अगर आपको हुआ भी है तो आइसोलेशन में रहिए। सर आपसे बात करना चाहेंगे अंकित सर, 2019 में यही समय था, दिसंबर का समय, सर्दियां बड़ी हुई थी और तभी संक्रमण पसरा था। फिर से क्या वही लक्षण है, क्या उतनी सीवियरिटी है, या सर्दी मुख्य कारण है संक्रमण का? नहीं, अभी तो जैसे मैं अभी डिस्कशन में निकला कि सीवियरिटी, क्योंकि उस समय जब था कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अनएक्सपोज थी, वैक्सीनेशन की ड्राइव भी कम व्यापक नहीं हो पाई थी, तो दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस बार हमने थर्ड वेव में स्पेशली देखा कि जब सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जब पूरे मेरे ख्याल से सारे स्टेट्स में काफ़ी केसेस जनरेट हुए थे। उसके बाद जब थर्ड वेव आई तो क्योंकि हमारे पास एक वैक्सीनेशन हो चुका था, एक बार 1-2 राउंड सबको इन्फेक्शन हो चुका था, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। जैसे कि इससे पहले भी कई पेंडेमिक आए, जैसे स्वाइन फ्लू का भी पेंडेमिक आया, उसके बीच बीच में केसेस होते रहते हैं। जो ये सीज़न होता है कोल्ड, मतलब ठंड का सीज़न होता है, इसमें वायरल इलनेस का चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर जैसे इसके लिए हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप्ड हो चुकी है, वैक्सीनेशन और आपके प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण, तो सीवियरिटी ऑफ केसेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे कि सर ने अभी बताया कि जब वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन का मेन एम होता है कि हम सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़ कम कर सकें। इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन हम नहीं रोक सकते, बट जो आपकी म्यूटेशन हो जाता है तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर सीवियर डिसीज़ होने के चांसेस वैक्सीनेशन के बाद कम हो जाते हैं। तो जहाँ तक अभी तक मैं सितंबर से अभी तक जो भी इस वेरिएंट के केसेस देखने गए हैं, तो उसमें सीवियर केसेस की संख्या बहुत ही कम देखी गई। बिल्कुल तो हमें अभी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी थर्ड वेव की तरह निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। सर डॉक्टर प्रभाकर सर, ये जानना चाहेंगे, इम्यूनिटी की बहुत बात होती है इसमें कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और बच्चों की इम्यूनिटी पे भी काफ़ी वर्कआउट किया गया, युवाओं की इम्यूनिटी पे काफ़ी वर्कआउट किया, बुजुर्गों की इम्यूनिटी पे काफ़ी वर्कआउट किया गया है। लेकिन अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, युवा जितने लोग हैं वो कॉलेज जाने लगे हैं, ऑफिसेज पूरी तरीके से चालू हो चुके हैं। इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्टअप करके रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलता है इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, या क्या कुछ हमें करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी की बात चली है तो एक बहुत बेसिक चीज़ मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोई भी डिजीज़ है उसका 3 उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक होता है होस्ट, यानी कि हम खुद, एक होता है एजेंट जो भी इन्फेक्टिव एजेंट है, और तीसरा होता है एनवायरनमेंट। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें से एजेंट हमारा फिक्स्ड है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एजेंट है उसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी है पर सीवियरिटी कम है। अब हम आते हैं होस्ट पे, यानी अपने आप पे। हम उस एजेंट को कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम पहले से वैक्सीनेटेड हैं, हम यंग एडल्ट ग्रुप में हैं, तो हमारा जो होस्ट है वो इतना तगड़ा है कि वो उस एजेंट को अपने अंदर घुसने नहीं देगा। पर अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, या जब मैंने बात की कुछ ग्रुप्स की, हमारे सीनियर सिटीजन्स की, जिनकी इम्यूनिटी रिलेटिवली जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के कारण कम हो गई है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं उस एजेंट के प्रति, उस इन्फेक्शन के प्रति, और ज़्यादा सीवियरिटी तक हो सकती है। तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तो सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन के साथ साथ आपने बात की छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों में आप जानते हैं कि करीब 12 ऐसी डिजीजेज हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और वो सबको लगवाना ही चाहिए। और उनमें से कई बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो न केवल कोविड वैक्सीनेशन, बट बच्चों के लिए या उन स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जैसे हम बात की क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स की, उनमें न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और भी जिनकी इन्फेक्शन जो है होते हैं उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट कारक है। उसके साथ साथ जैसे अभी एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था न्यूट्रिशन के बारे में। बिल्कुल, एक बैलेंस न्यूट्रिशन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा, बच्चों की आपने बात की, कई बार बच्चे माल नरिश्ड हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। उसमें भी अगर हम देखें, अगर सही समय पर बच्चे की वीनिंग शुरू हुई है, जैसे हम बोलते हैं कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसको हमें ऊपरी ठोस आहार शुरू करना है। तो तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसके अलावा जो बैलेंस डाइट है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट से बचने के लिए
अगर एक्सट्रीम ऑफ एनवायरनमेंट है, जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपने देखा होगा कि निमोनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स जो पहले से एस्थमेटिक हैं या COPD के पेशेंट्स हैं, उनकी सीवियरिटी में इंक्रीज़ होने लगती है। तो ये भी अगर हम लोग इसका ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल प्रभाकर सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या इसको नापने का भी कोई पैमाना है प्रभाकर सर? देखिए, नापने का तो कोई सच पैमाना नहीं है। कोई हम टेस्ट अगर हो मोटे या कोई ऐसी चीज हो जिससे पता चल सके कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है? ऐसा तो अभी नहीं है, हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हमें देखने को मिले। जी 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 सर। अंकित सर, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल फ्लू का वैक्सीन भी लगाया जाता है, तो क्या वो भी कारगर है? जी, वो 4 स्ट्रेन्स इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट होता है, कॉर्डिवलेंट रहता है। तो वो वैक्सीनेशन जो जैसे कि सर ने बताया है कि अब हमारे यहाँ की जो गाइडलाइन होती है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट शेड्यूल के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की ड्राइव में है। और वो इसी के लिए है क्योंकि ये रिकरेंट जो क्या होता है कि वायरल इलनेस में स्पेशली देखा गया है कि वो विटिन 2-3 ईयर्स उसमें कभी कभार म्यूटेशंस इसमें आते हैं क्योंकि इनका जीनोम उतना स्टेबल नहीं होता है। तो ये जो एज स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन है उसको फॉलो करने से आपको अगेन वही इन्फेक्शन चांसेस होते हैं बट सीवियर डिसीज़ नहीं होती है। और जो माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं वो अगेन आपके एज ए इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। तो जो इम्यूनाइजेशन है शेड्यूल्ड के एज के हिसाब से उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। प्रभाकर सर, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, अगर हम जिला अस्पताल की बात करें, या फिर क्या गाइडलाइंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जा रहे हैं कोविड संक्रमण क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है? जो हमारी नई गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट आई हैं, मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 हिस्सों में हम उसे बांट सकते हैं। पहली चीज़ तो जैसा मैंने बताया, ILI और सारी का सर्वेलेंस, जो हम लोग डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स के तहत IHIP प्लेटफॉर्म पर करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि कोविड की जब ये स्ट्रेन की खबरें नहीं आई थी तब भी हम पीरियोडिक मॉक ड्रिल्स या रिहर्सल्स किया करते थे अपनी तैयारियों की। उन तैयारियों में हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी, मैन पावर की अवेलेबिलिटी, मैन पावर ट्रेंड है कि नहीं, इसके अलावा हमारे पास ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, इन सब की टेस्टिंग हम लोग पीरियोडिकली करते रहे हैं। अभी लेटेस्ट 14-15 दिसंबर को ही हमने अपने सारे के सारे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हों चाहे प्राइवेट फैसिलिटीज़ हों, उनकी एक मॉक ड्रिल या रिहर्सल की है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि भोपाल ने इसके पहले भी न केवल भोपाल ज़िले के कोविड पेशेंट्स को बल्कि इवन दूसरे ज़िले और दूसरे स्टेट्स के लोगों को भी ट्रीट किया और उनको ठीक करके भेजा है। तो भोपाल पूरी तरह से तैयार है। अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें बल्क में पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ आइसोलेशन बेड, सफिशिएंट नंबर ऑफ ICU, PICU बेड्स, ऑक्सीजन, कंज्यूमेबल्स, टेस्टिंग किट्स, सब कुछ अवेलेबल है और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल सर, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, प्रदीप जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप भोपाल से मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते सर। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो कोविड-19 है और जो अभी का वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट जब आता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है कि कम होती है? आपकी वर्तमान क्या स्थिति है? क्योंकि क्या है कि वैक्सीन लगा हुआ है तो अपन मान रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से कम हो रहा है, लेकिन आप देखिए थर्ड वेव जब आई थी उस समय इन्फेक्शन कम था, अभी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वैक्सीन दम तोड़ रही है धीरे धीरे। तो भविष्य में यदि बहुत ज्यादा डेंजरस कोई वेरिएंट आ गया तो उसकी वैक्सीन की डेडलाइन क्या है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी सर, अंकित जी बताएंगे आप इस प्रश्न का उत्तर। सर ये इसमें देखिए कि सर वैक्सीन अभी जो केसेस आए हैं वो अभी भी माइल्ड केसेस हैं। अभी इसके लिए जो स्पेसिफिक इस वेरिएंट के लिए स्ट्रेन पे काम चल रहा है और आई थिंक 2 कंट्रीज शायद अमेरिका और उसमें अप्रूवल के इन प्रोसेस है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ भी इस वेरिएंट स्पेसिफिक म्यूटेशन के अगेंस्ट वैक्सीन के लिए अप्लाई किया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं कि अप्रूवल किस हिसाब से स्टेट से आता है, बट अभी तक जो भी एडवाइजरी आई है उसमें यही मेंशन है कि किस तरीके से इसको जो ये वैक्सीन है और जो प्रीवियस इन्फेक्शन है अभी तक तो वो हर्ड इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे आने वाले म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशंस के और चांसेस हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें अभी जो म्यूटेशन हुआ है वो केवल उसको इतना पोटेंट किया है कि आपके सेल्स में वो एंटर कर पा रहा है,
बट सीवियरिटी के लिए अभी वो जैसे कि इंटरेस्ट कंसर्न का वायरस नहीं हुआ है, सीवियर डिसीज इसमें देखने को नहीं मिली है। तो आगे जो एडवाइजरी एज पर WHO, CDC और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और नए वेरिएंट के अगेंस्ट, म्यूटेशन के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। तो मेरे ख्याल से आगे भी वैक्सीन अवेलेबल बूस्टर डोजेज में या नए वैक्सीन हो सकते हैं। बिल्कुल अंकित सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि वैक्सीनेशन कितनी कारगर है। प्रभाकर सर, चलते चलते दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी सुरक्षित है और हम तैयार हैं पूरी तरीके से लड़ने के लिए भी। सर, मैं यही जो पहले हम लोगों ने बात की कि डरने की आवश्यकता नहीं है, पर बिल्कुल सावधान रहें। नया साल हंसी खुशी बनाएं, अपने परिवार के साथ बनाएं, और अगर आप कोमॉर्बिड हैं, अगर रिस्क में हैं, तो भीड़ भाड़ में जाने के पहले सावधानी बरतें। और जितना इम्पॉर्टेंट कोविड वैक्सीनेशन है उतना ही इम्पॉर्टेंट एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, रूटीन वैक्सीनेशन है, तो रूटीन वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कुछ ही समय में हमारे यहाँ पर एडल्ट BCG वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जिस उम्र के लिए सरकार ने जो वैक्सीनेशन की सलाह दी है उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं और सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को सुरक्षित रखें। बिल्कुल सर। अंकित जी, चलते चलते आप क्या अपील करना चाहेंगे प्रदेशवासियों से? हाँ, मेरी यही अपील रहेगी कि जो अभी आने वाले समय में थोड़ा सा हमारे यहाँ माहौल है, न्यू ईयर आने वाला है और त्यौहार भी आने वाले हैं, तो अब उसमें जो पहले तीनों वेव में देखा गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं प्रिकॉशंस। कई लोग, मैं सुनता हूँ कि किसी को कई बार एक भी वेव में इन्फेक्टिव नहीं हुआ तो उन्होंने कितने अच्छे से उस चीज़ को फॉलो किया है। तो स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो कि सर ने कई बार इस पर हाईलाइट किया है कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको स्पेसिफिकली ये ध्यान रहना है कि चाहे तो वो अवॉइड कर सकें, जितना हो सके पॉसिबली अवॉइड करें, और अगर अवॉइड नहीं हो सकता है तो मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर हाथ धोने का जो टेक्निक है उसको फॉलो करते हुए जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं उसको फॉलो करें। और पैनिक किसी तरीके से ना हो। घर में अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप आइसोलेट हुए, बट आपके सिम्टम्स जैसे 4-5 दिन में आपका फीवर नहीं टूट रहा है या फिर आपको सांस लेने में कोई भी तकलीफ हो रही है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप जाके विज़िट करें। वहाँ पे टेस्टिंग और आपको अप्रोप्रिएट सलाह ज़रूर मिलेगी, उसको फॉलो करें। और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को आइसोलेट करके उनको भी बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकित जी, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बताया कि किस प्रकार से अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप संक्रमित हैं तो आइसोलेशन में रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ धोते रहें, वैक्सीनेटेड होना भी ज़रूरी है। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं पर्यटन सेगमेंट में और अब आपको लेकर चलते हैं नरसिंहगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर मालवा का कश्मीर कहा जाने वाला नगर नरसिंहगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की ओर बहुत ही सुंदर घुमावदार पहाड़ियों के बीच जिला राजगढ़ ब्यावरा में स्थित है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये नगर, जिसमें एक ओर राजाओं की सुंदर स्थापत्य कला से गढ़ा किला मुस्कुराता हुआ आन बान शान से खड़ा है, वहीं दो छोर की पहाड़ियों में भगवान शिव के मंदिर इसकी मानो रक्षा भी करते हैं और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही शानदार नक्काशी वाला द्वार स्वागत करता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता की देवी ने अपने समस्त गुणों के साथ रूप धारण किया हो। एक छोटी झील जिसमें आस्था का प्रतीक देवालय सभी के मन में श्रद्धा की घंटियां बजा देता है। इस नगर का ये भी सौभाग्य रहा है कि यहाँ अपने समय के मशहूर अभिनेता, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की बनाई गई फिल्म आन की शूटिंग भी की गई थी। बहुत ही खूबसूरत रूप लिए नरसिंहगढ़ को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का कश्मीर होने के लिए ही गढ़ा हो।
भारत के स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों में नरसिंहगढ़ का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के भी पहले सन 1836 में नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए वीरता पूर्वक लड़ाई की और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। नरसिंहगढ़ के रहवासियों में संपन्नता एवं विपन्नता के बीच समन्वय है। राजगढ़ जिले में प्रवेश करते ही उद्योग ग्राम पीलूखेड़ी है, जहां पर कई बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। नरसिंहगढ़ का इलाका मूलतः राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने से राजस्थानी संस्कृति की झलक क्षेत्र में चहुं ओर दिखाई देती है। यहाँ की बोली, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का मनोरंजन, यहाँ की कला, सभी राजस्थानी संस्कृति को ओढ़े हुए हैं। राजस्थानी बोली की मिठास कानों में चारों ओर खुलती सी प्रतीत होती है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में चार चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। तो दर्शकों, ये तो था बेहद खूबसूरत नरसिंहगढ़। अब हम बहुत ही एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। काफ़ी चलन है चैट जीपीटी का। दर्शकों, आपको फिर से बता दें हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं आज के शो से। हमारा नंबर है 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023330340। दर्शकों, आपको मिलवा दें आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर एसोसिएट प्रोफेसर है यूआईटी आरजीपीवी से। सर, चैट जीपीटी की चर्चा कर रहे हैं। कल्पना थी हमारी कि रोबोट से हम बात करेंगे, हमारा सभी कार्य रोबोट किया करेगा। बड़ी ही अलग बात थी जब हम सोचते थे, लेकिन आज ये संभव हो पा रहा है और चैट जीपीटी एक माध्यम है। क्या है चैट जीपीटी? कृतिका जी, चैट जीपीटी आज के समय में सभी के लिए उपयोगी साबित हो रहा है जी। और ये एक रोबोट की तरह हार्डवेयर ना होके एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल, जिसको ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, जो कि एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। और ये एक मानव की तरह ही आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की क्षमता रखता है, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। बिल्कुल बिल्कुल। चैट जीपीटी जैसा कि नाम है, काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसका पूरा नाम? जी, ये एक अच्छी तरह से हम समझ लें कि चैट जीपीटी में जो चैट है वो एक नॉर्मल चैट वाली बात है। जीपीटी जो है वो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। जी। तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि ऑलरेडी कई तरह के डेटाबेस से ये ट्रेंड है। प्री ट्रेंड एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का सटीक रूप से और कम समय में एक बेहतरीन तरीके से जवाब देने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में उपयोगी भी है और इसका हम अच्छे से उपयोग कर भी रहे हैं और अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा चैट है, चैट शब्द से तो हम समझ पाते हैं कि चैट करना। जनरेटिव का अर्थ क्या है? जनरेटिव का, जैसा कि हम हिंदी में भी अर्थ देखें तो किसी भी चीज़ को ये उत्पादित करता है, बनाता है। जी। तो जैसे कि हमने इससे किसी भी तरह का प्रश्न किया, जैसे मेरे बारे में ही कोई जानकारी यदि जानना चाहेगा जी, तो मेरे बारे में उपलब्ध सभी जानकारियों को एक समाहित करते हुए एक पैराग्राफ के रूप में ये प्रस्तुत कर देगा। बिल्कुल। और पूर्व प्रशिक्षण और ट्रांसफार्मर शब्द भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्री ट्रेंड मीन्स लगभग 500 बिलियन पूर्व अनुभव के आधार पर ये किसी भी चीज़ को लिखने की क्षमता रखता है, जिससे त्रुटि होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, एक्यूरेसी पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी पर है। बट ये उन्हीं प्रश्नों का जवाब दे पाएगा जिसके लिए ये तैयार है।
बिल्कुल जैसे बिल्कुल, कि आपने- डेटाबेस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रांसफार्मर भी एक शब्द हाँ, जुड़ा हुआ है इससे। ट्रांसफार्मर से हमें जैसे समझ में आता है जी कि किसी चीज़ को परिवर्तित करता है, अर्थात जो गूगल पर जो संबंधित जानकारियाँ किसी विषय पर, किसी व्यक्ति के बारे में, उन सबको एक अच्छी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देता है। बिल्कुल, इसके लिए काफ़ी सारा डेटाबेस बनाना होता होगा, जी, तो बिल्कुल। उस पे कैसे कार्य किया गया है? जिस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, चैट जीपीटी ने को लॉन्च किया था, उसने डेटाबेस किस प्रकार से बनाया होगा, कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाया होगा? जी, इसकी जन्म के बारे में बात करें तो 30 नवंबर 2022 को इसका ऑफिशियल हैप्पी बर्थडे कहा जाता है एक तरह से। जी जी। और ओपन एआई कंपनी ने बनाया है इसको। हम्म और इसका डेटाबेस बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं किस तरह से कार्य करता है, लेकिन ये माना जाता है और ये कहा भी गया है कि काफ़ी सारा जो डेटा है उपलब्ध, उससे इसको ट्रेंड किया गया है, जी जिससे इसके द्वारा त्रुटि होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि एक मानव नहीं है, ये एक कृत्रिम तरीका है चीज़ों को जनरेट करने का, तो लगभग 60 से 70% तो ये एक्यूरेट है ही। और इसकी एक्यूरेसी इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में गूगल पर कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बिल्कुल। जिसके बारे में गूगल पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जानकारी फिर ये उस तरह से ट्रेंड नहीं हुआ है, तो वो आपको बता भी नहीं पाएगा। तो क्या चैट जीपीटी सोशल मीडिया से लोगों की इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करता है और अपने पास रखता है? बिल्कुल, चैट जीपीटी को बेसिकली ट्रेंड किया जाता है उपलब्ध जानकारी के आधार पर। और चूंकि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक पर जब भी हम कनेक्ट होते हैं, तो आपकी प्राइवेसी को ध्यान में न रखते हुए वो आपसे परमिशन ले लेते हैं और आप दे भी देते हैं। बिल्कुल। और वो जानकारी जो आपने परमिशन दी है, तो वो उपयोग में लाकर अपने डेटाबेस को मजबूत बनाता है। इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं? चैट जीपीटी का नाम बहुत सुना है, लेकिन इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? कृतिका जी, एक्चुअली किसी भी नई पद्धति या नई टेक्निक जब भी आती है, तो उसके बारे में दोनों तरह की बातें होती हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो चैट जीपीटी का उपयोग हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। इवन आपको किसी भी तरह का एक निबंध तैयार करना है छात्रों के द्वारा, कोई ऐसे लिखना है, तो वो एक अच्छे तरीके से लिख के दे सकता है। इवन कोई स्क्रिप्ट आपको लिखना है पिक्चर की, तो पुरानी उस तरह की जो मूवीज़ पब्लिश्ड हैं, रिलीज्ड हैं, उनसे जानकारियाँ लेकर चिंतन मनन करके चैट जीपीटी आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट दे सकता है, गाने तैयार कर सकता है, कविताएं लिख सकता है। तो चैट जीपीटी चूंकि एजीआई पर बेस्ड है, और एजीआई हमारा जो है वो एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के अंदर मानव की तरह रिएक्ट करने की और व्यवहार करने की क्षमता विकसित रूप से है। बिल्कुल। तो ये हर क्षेत्र में उपयोगी है और इसका उपयोग करके काफ़ी अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। बिल्कुल। गूगल की अगर बात करें तो पहले तो गूगल हमारा गुरु हुआ करता था, लेकिन गूगल से कितना अलग है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी कई मायनों में अलग इस तरह से है कि जैसे गूगल पर आप किसी भी प्रश्न को जब लिखते हैं, तो गूगल एक सर्च इंजन है, इसलिए ये एक रैंकिंग दे देता है। वो जानकारी जिन जिन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, उनकी एक रैंकिंग के आधार पर आपको दे देगा। फिर आपको चूज़ करना होता है कि आप किस वेबसाइट में जाके कौन सी जानकारी को पढ़ेंगे, समझेंगे और एकत्र करेंगे। बिल्कुल। चैट जीपीटी आपके द्वारा चाही गई जानकारी को अलग अलग वेबसाइट से लेकर और एक उसका सार बनाकर पूरा आपको प्रस्तुत करेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि वो रेडी टू यूज़ है। बिल्कुल। हालांकि सावधानी हमें ये रखना है कि उस कंटेंट को हम एक बार अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही उसे यूज़ करें। बिल्कुल। क्या चैट जीपीटी की एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी है जितनी गूगल की है? क्योंकि गूगल पे जो विश्वास है वो लोगों का बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली गूगल पर एक्यूरेसी ज़्यादा होने का कारण ये है कि गूगल हमें एग्जैक्ट एक जगह सारी जानकारी नहीं देता है। वो मैंने जैसा पहले बताया कि एक सर्च इंजन है जो कि वेबसाइट्स की रैंकिंग के आधार पर उनको प्रदर्शित करता है, और फिर जानकारी आपको वहाँ से लेनी होती है, उसे आप फिर कागज़ पर उतारते हैं या टाइप करते हैं, तो फिर वो उसकी एक्यूरेसी में आपकी एक्यूरेसी भी ऐड हो जाती है, इसलिए अल्टीमेट एक्यूरेसी ज़्यादा दिखती है हमें। चैट जीपीटी को ये सारे निर्णय स्वयं ही लेने होते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में किस तरह से जानकारी वो स्वयं ही एकत्र करेगा, उसको संग्रहित करेगा और प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए चैट जीपीटी से गलती होने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो सकती है, पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चैट जीपीटी का ज्ञान इस बात पर निर्भर है कि उस विषय के बारे में गूगल पर कितनी सही जानकारी दी गई है। और गूगल पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी गलत भी रहती है, तो वो गलत जानकारियों में से सही जानकारियों को निकालना और फिर उसे प्रस्तुत करना, ये चैट जीपीटी के लिए चैलेंज भी है, और उसका एक अल्टीमेटली उद्देश्य भी है कि अच्छी जानकारी और सही जानकारी को
दे सके। बिल्कुल, जहाँ चैट जीपीटी ने काफ़ी चीज़ें आसान की है, वहीं जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स भी चैट जीपीटी से बना रहे हैं, जिससे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी कम हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वाकई एक गंभीर विषय है और इसको देश के कंट्री लेवल पर इस पर लॉ बनना चाहिए कि छात्रों के लिए कितना ये अलाउ है या नहीं है। विदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों ने इसे ऑलरेडी बैन किया हुआ है जी। कि छात्रों को अपने होमवर्क वगैरह में या अन्य जानकारी के लिए इसका यूज़ करना अलाउ नहीं है। हमारे देश में भी इस पर अभी लॉ बनना बाकी है और मोदी जी ने अभी एक वक्तव्य में कहा भी है कि डीप फेक और इन सब चीज़ों पर कुछ लॉ, एआई पर कुछ लॉ बनना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है शीघ्र ही सरकार इस पर कार्य कर एक अच्छे नियम को बनाएगी जिससे कि छात्र इसका दुरुपयोग ना कर सकें। बिल्कुल, और एक और कथन है कि चैट जीपीटी रोजगार के लिए खतरा नहीं अवसर है। इस कथन के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें ये बताया गया है कि मशीन और एआई रोबोट वगैरह इन सब के आने से 2025 तक लगभग 85 बिलियन जॉब्स पर खतरा रहेगा जी। लेकिन साथ ही 97 बिलियन नए जॉब्स की संभावना भी इन्हीं के द्वारा सृजित होंगी। बिल्कुल। तो जैसा कि कहा गया है कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो ये तो वैसे भी चैट जीपीटी एक अवसर ही है हमारे लिए, एक आविष्कार है, इसका उपयोग करना है हमें। और जॉब जाने की बात जहाँ तक है तो जॉब तो डेफिनेटली कुछ जाएंगे, लेकिन उस जॉब को बचाए रखने के लिए यदि चैट जीपीटी का भी सहारा लिया जाए तो जॉब को जो है अच्छे से बनाकर और अच्छे से रखा जा सकता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव की जा सकती है। बिल्कुल। पीयूष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, चैट जीपीटी के बारे में बताया। उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।